राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मोक्ष मंत्रास में। पुराने जमाने की बात है। राजपुर नाम का एक बेहद खूबसूरत नगर था। नगर के लोग अपने अपने काम धंधों में व्यस्त रहते और आपस में बड़ी शांति और प्रेम से जीवन व्यतीत करते थे। इस नगर में एक बहुत ही धनी और नेक दिल व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था चौधरी निरंजन। चौधरी निरंजन की पहचान सिर्फ उनकी दौलत से नहीं थी, बल्कि उनकी विनम्रता और अच्छे बर्ताव से थी। नगर का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनसे मिलकर प्रभावित न हुआ हो। उनकी हवेली नगर में शान की तरह खड़ी थी और वहां हमेशा मेहमानों की आवाजाही लगी रहती थी। रिश्तेदार, मित्र, जान पहचान वाले और यहां तक कि बाहर से आए अनजान लोग भी उनके अतिथि गृह में ठहरना पसंद करते थे। निरंजन की आदत थी कि जो भी उनके दरवाजे पर आता, उसकी सेवा सत्कार में कोई कसर न छोड़ते। वह मेहमानों को न केवल आराम देते, बल्कि जाते समय उन्हें फिर से आने का न्योता भी अवश्य देते। इसी आदत के कारण लोग उन्हें दिल से चाहते और सम्मान देते थे। इसी बीच एक दिन नगर में एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध सौदागर आया। वह दूर दराज नगरों में व्यापार करता था और वहां उसकी कई दुकानें चल रही थीं। हर जगह उसका कारोबार जम चुका था। महीने में एक बार वह सभी नगरों का दौरा करता और खुद हिसाब किताब देखता। अब उसकी नजर राजपुर पर थी। वह चाहता था कि यहां भी एक बड़ी दुकान खोलकर अपना व्यापार फैला दे। सौदागर सीधा चौधरी निरंजन की हवेली पर पहुंचा और आदरपूर्वक बोला, चौधरी साहब, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। इस नगर में मैं नया हूं और यहां अपने व्यापार को जमाने के लिए मुझे एक नेक दिल और भरोसेमंद इंसान की जरूरत है। लोगों ने मुझे आपके बारे में इतना बताया कि मैं सीधे आपके पास चला आया। चौधरी निरंजन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आपने बहुत अच्छा किया जो यहां आए। इस हवेली को अपना ही घर समझिए। निश्चिंत होकर अपने व्यापार के बारे में सोचिए। आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मेहमान तो देवता का रूप होते हैं। निरंजन की मीठी वाणी और सच्चे मन की बातों ने सौदागर का मन जीत लिया। उसे लगा कि वह सही व्यक्ति तक पहुंचा है। उसे हवेली के अतिथि गृह में ठहरने के लिए एक सुंदर कमरा दे दिया गया। सौदागर के पास कई तरह का सामान था, पर उनमें से सबसे खास था एक बहुत ही सुंदर और कीमती संदूक। चौधरी निरंजन की निगाह बार बार उसी संदूक पर टिक जाती थी। यह देखकर सौदागर मुस्कुराया और बोला, चौधरी साहब, अब आपसे क्या छुपाना। यह संदूक मेरे लिए बेहद खास है। इसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात हैं। यह मुझे एक रईस आदमी ने दिए थे। इतना कहकर वह रुक गया और फिर धीरे धीरे अपने बीते दिनों की कहानी सुनाने लगा। उस रईस से मेरा व्यापारिक लेन देन था। मुझसे उसने बहुत बड़ी रकम उधार ली थी, लेकिन वह चुका न सका। आखिरकार उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। कल तक जो हाथियों का मालिक था, आज वह बकरी तक का मालिक न रहा। उसने अपनी शानो शौकत में सारी दौलत बर्बाद कर दी। हवेली, बाग बगीचे, जमीन जायदाद सब बिक गए। आखिरकार जब कर्ज देने वाले उसके दरवाजे पर पहुंचे, तो उसने अपने दादा परदादा की कमाई, अपने खानदानी हीरे जवाहरात ऐसे बांटने शुरू किए जैसे कोई मुट्ठी भर चने बांट रहा हो। लोग लूटकर खुश हो रहे थे और वह बेबसी से सब देख रहा था। जब मैं उसके सामने पहुंचा और अपनी लाखों की रकम मांगी, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हुए हाथों से उसने यह संदूक मुझे सौंप दिया। उसने कहा, यही आखिरी निशानी है जो मेरी इज्जत बचाने के लिए बची थी। इसमें जितनी दौलत है वह तुम्हारे कर्ज से कहीं ज्यादा है, लेकिन तुमने औरों की तरह मेरी बेइज्जती नहीं की। तुमने मेरा मजाक नहीं उड़ाया, इसलिए मैं यह दौलत तुम्हें सौंप रहा हूं। उनकी बात सुनकर मेरा हृदय पिघल गया। मैंने उनसे कहा कि आप यह संदूक अपने पास रख लीजिए, मैं आपका कर्ज माफ करता हूं। लेकिन वह नहीं माने और जानते हैं चौधरी साहब, उसी रात उन्होंने आत्महत्या कर ली। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। व्यापारी ने चौधरी निरंजन से कहा, हर किसी को इतनी बुद्धि मिले कि वह अपने जीवन के फैसले सोच समझ कर कर सके। अब सोचिए चौधरी साहब, अगर मैं यह संदूक अपने साथ लेकर घूमता तो रास्ते में न जाने क्या क्या मुश्किलें आती। शायद मुझे अपना सफर बीच में ही रोकना पड़ता और मेरा बड़ा नुकसान हो जाता।
इसलिए मजबूरी में मैं इसे अपने साथ ढो रहा हूं। अब जब मैं आपके घर आ गया हूं तो मुझे यकीन है कि यह यहां बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, वरना लुटेरों और ठगों की तो कोई कमी नहीं है। आप कृपा करके इस संदूक को अमानत समझकर अपने पास रख लें। जब मेरा काम निपट जाएगा और मैं लौटने लगूंगा तो इसे आपसे ले लूंगा। चौधरी निरंजन ने घबरा कर कहा, भाई साहब, इतनी बड़ी अमानत संभालना मेरे लिए आसान नहीं है। कहीं कुछ हो गया तो? व्यापारी ने हंसते हुए जवाब दिया, चौधरी साहब, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मुझे आपके ईमान और नेक दिली पर पूरा विश्वास है। सोचकर देखिए, अगर यह संदूक मेरे कमरे में पड़ा रहेगा तो वहां हमेशा लोग आते जाते रहते हैं। न नौकर चाकर का भरोसा है, न राहगीरों का, और मुझे तो रोज बाजार भी जाना पड़ता है। ऐसे में यह संदूक वहां कतई सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि मैं इसकी जिम्मेदारी आपको सौंप रहा हूं। व्यापारी की बातों में सच्चाई थी। चौधरी निरंजन ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, मैं इसे अमानत के तौर पर अपने पास रख लेता हूं, लेकिन एक शर्त है। आप अभी इस संदूक को खोलकर अपने हीरे जवाहरात गिन लीजिए और मुझे भी दिखा दीजिए, ताकि बाद में लौटाते समय कोई विवाद न हो। यह सुनते ही व्यापारी ने जेब से चाबी निकाली और संदूक का ताला खोला। ताला खुलते ही चौधरी निरंजन की आंखें चौंधिया गईं। सामने हीरे, मोती, पन्ने, नीलम, माणिक और बड़े बड़े लाल रखे चमक रहे थे, जैसे मानो किसी ने रात के अंधेरे में 100 सूरज जला दिए हों। चौधरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल में एक अनजाना कंपन उठने लगा। उसके मन में पाप और लालच की चिंगारी सुलग उठी। उसने जिंदगी में इतने बेशकीमती रत्न कभी देखे तक नहीं थे, पर बाहर से उसने अपनी ईमानदारी का मुखौटा बनाए रखा और मुस्कुराकर बोला, तो जनाब, बताइए कौन कौन सा रत्न कितना है? बेचारा व्यापारी सीधा साधा आदमी था। उसने वहीं संदूक पलट दिया और हीरे जवाहरात गिनने लगा। सब गिनने के बाद उसने एक कागज पर पूरी सूची लिख दी। इतने हीरे, इतने नीलम, इतने मोती और इतने लाल। फिर उसने संदूक बंद किया और चौधरी निरंजन के हवाले कर दिया। संदूक भीतर रखते ही निरंजन की पत्नी दौड़ी चली आई और उत्सुकता से बोली, अरे भाग्यवान, यह खूबसूरत संदूक कहां से आ गया? निरंजन ने गर्व से कहा, भाग्यवान, यह कोई साधारण संदूक नहीं, बल्कि कुबेर का खजाना है। अगर देख लोगी तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अफसोस बस यही है कि यह चाबी मेरे पास नहीं है, वरना मैं तुम्हें भीतर का नजारा दिखा देता। इतना कहकर उसने पत्नी को वह कागज दिखाया जिसमें सारे रत्नों की गिनती लिखी थी। वह कागज देखकर उसकी पत्नी के तो होश उड़ गए। वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई और बोली, इतने सारे हीरे जवाहरात अगर मुझे मिल जाएं तो मैं ऐसे गहने बनवाऊंगी कि नगर की औरतें देखती रह जाएंगी। अब निरंजन के साथ साथ उसकी पत्नी के दिल में भी लालच की आग भड़क उठी। दोनों ने ठान लिया कि यह संदूक किसी भी हालत में वापस नहीं करेंगे। आखिर व्यापारी तो परदेसी है, उनका क्या बिगाड़ लेगा? जब संदूक खोला गया या हवाले किया गया तब वहां कोई गवाह भी नहीं था, कोई तीसरा व्यक्ति जानता तक नहीं था, और चौधरी निरंजन की छवि नगर में इतनी ईमानदार और सम्मानित थी कि कोई उस पर शक भी न करता। लेकिन कहते हैं ना, जिस दिल में पाप प्रवेश कर जाए वहां से समझदारी और सद्गुण बाहर निकल जाते हैं। वही हाल अब चौधरी निरंजन का हो चुका था। लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पति पत्नी मन ही मन बहुत खुश थे कि बिना मेहनत किए उन्हें इतना बड़ा खजाना मिल गया। बाहर से वे व्यापारी की वैसी ही खातिरदारी करते रहे जैसे पहले। व्यापारी का बाजार में कारोबार भी जम गया। दुकान खुली, नौकर रखे गए और ग्राहक भी जुटने लगे। सब कुछ ठीक चलता रहा। व्यापारी तो इतना प्रसन्न था कि चौधरी निरंजन का धन्यवाद करते करते नहीं थकता था। इसी तरह कुछ दिन बड़े मजे और आराम से गुजरे। व्यापारी भी रोज रोज अपने कारोबार की स्थिति देखकर बहुत खुश रहता। लेकिन फिर एक दिन उसने चौधरी निरंजन से कहा, चौधरी साहब, अब मैं वापस जाने का इरादा कर रहा हूं। आपकी मेहरबानी और मदद से मेरा व्यापार इस शहर में अच्छे से जम गया है। अब मुझे चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आप जैसे नेक दिल इंसान यहां मौजूद हैं। यह सुनकर चौधरी ने मुस्कुराकर कहा, भाई साहब,
मेरे रहते आपको तनिक भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप बेफिक्र होकर अपने शहर जाइए और बस बीच बीच में आते रहिए। मैं यहां आपके कारोबार की देखभाल करता रहूंगा। व्यापारी ने प्रसन्न होकर कहा, तो बस कल सुबह ही मैं रवाना हो जाऊंगा। चौधरी ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं आपके सफर का सारा इंतजाम करवा दूंगा। यह कहकर निरंजन भीतर अपनी हवेली में गया और अपनी पत्नी से बोला, सुनो, अब वह समय आ गया है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। पत्नी ने चौंक कर पूछा, कौन सा समय? क्या वह अपना संदूक मांग रहा है? निरंजन गंभीर आवाज में बोला, आज नहीं तो कल मांगेगा ही। कल सुबह जब वह जाएगा तो जरूर संदूक मांग लेगा। यह सुनते ही उसकी पत्नी उत्तेजित होकर बोली, आपने बहुत बड़ी गलती की जो उससे चाबी नहीं ली। अगर हमारे पास चाबी होती तो हम संदूक खोलकर उसमें से सारे हीरे जवाहरात निकाल लेते और उसमें कंकड़ पत्थर भरकर वापस दे देते। पत्नी की बात सुनकर निरंजन गुस्से में बोला, लता है तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। मैं भला उस आदमी से चाबी कैसे मांग सकता था? वह संदूक हमारे पास अमानत के तौर पर रखा गया था तो चाबी उसी के पास रहनी चाहिए थी। यह कोई तोहफा नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसकी पत्नी ने चालाकी से कहा, तो सुन लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह संदूक वापस नहीं दूंगी। अगर व्यापारी मांगने आए तो साफ साफ कह दीजिए कि उसने हमें कोई संदूक दिया ही नहीं था, और अगर हंगामा करे तो उससे कहिए कि कोई गवाह लाए। गवाह कहां से आएगा? जब कोई गवाह ही नहीं होगा तो उसकी बात पर विश्वास कौन करेगा? आप बस दिल मजबूत रखिए, मैं आपके साथ हूं। मजाल है जो वह हमारा कुछ बिगाड़ पाए। अगली सुबह जब व्यापारी चलने को तैयार हुआ तो वह चौधरी के पास आकर बोला, चौधरी साहब, अब मुझे वह संदूक वापस कर दीजिए, मैं सफर पर निकलने वाला हूं। यह सुनकर निरंजन ने हैरानी जताते हुए कहा, संदूक? कैसा संदूक? तुम किस संदूक की बात कर रहे हो? व्यापारी हल्का मुस्कुराते हुए बोला, अरे साहब, भूल गए? वही हीरे जवाहरातों वाला संदूक जो मैंने आपके पास अमानत के तौर पर रखा था। मैंने साफ कहा था कि जाते समय वह मुझे लौटा दीजिएगा। अब चौधरी का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में कहा, अरे भाई, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मैंने तुमसे कोई संदूक नहीं लिया। यह सुनकर व्यापारी घबरा गया। उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वह हकलाते हुए बोला, चौधरी साहब, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने अपने हाथों से वह संदूक आपको दिया था और आप उसे अपने घर के अंदर ले गए थे। आप चाहें तो अपनी पत्नी से पूछ लीजिए। यह सुनते ही निरंजन गरज कर बोला, खबरदार, मेरी पत्नी का नाम जुबान पर भी मत लाना। अब निरंजन की आंखों में गुस्सा खौल रहा था। उसके नौकर चाकर दौड़कर वहां आ गए। तभी उसकी पत्नी भी दरवाजे पर आकर बोली, क्या हो रहा है यहां? यह कैसा शोर शराबा है? यह शरीफों का घर है, यहां कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता। उसने व्यापारी की ओर उंगली उठाते हुए कहा, यह आदमी झूठा और धोखेबाज है। देखो कैसे एहसान फरामोश निकला। हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि इसने हमें कोई संदूक दिया था, और इसकी मक्कारी तो देखो, कहता है कि उस संदूक में हीरे जवाहरात भरे थे। यह सब सुनकर वहां मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। सबके मन में यही सवाल उठने लगा, भला कौन ऐसा मूर्ख होगा जो हीरों से भरा संदूक इधर उधर लेकर घूमे? यही सोचकर लोग व्यापारी को ही दोष देने लगे। नौकर चाकरों के साथ अब मोहल्ले के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए थे। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि चौधरी साहब को कभी कोई हीरों वाला संदूक दिया गया होगा। सबकी नजरों में चौधरी निरंजन एक नेक दिल और सम्मानित इंसान थे। ऐसे में व्यापारी की बात पर कौन यकीन करता? अब चौधरी की पत्नी भी शेरनी की तरह गरज उठी। उसने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, देखो, जमाना कितना बिगड़ गया है। भलाई करने का नतीजा देख लो। इतने दिन हमारे घर में रहा, हमारे हाथ का खाया पिया, आराम किया, और हमने इसे मेहमान समझकर सिर पर बिठाया। इसके कारोबार को जमाने में भी मदद की, और अब यह एहसान फरामोश हम पर ही झूठा इल्जाम मढ़ रहा है। लोगों ने व्यापारी को घेर कर खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। चारों तरफ उसकी थू थू होने लगी। उसकी बेचारगी सुनने वाला कोई नहीं था।
आखिरकार चौधरी के नौकरों और मोहल्ले के कुछ लोगों ने मिलकर उस व्यापारी को हवेली से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब वह बेचारा कहां जाता? इस नगर में उसका अपना कोई नहीं था। ठगा सा मन लिए वह धीरे धीरे अपनी नई दुकान की ओर बढ़ा। वहां उसका काम देखने के लिए जो आदमी रखा गया था वह भी चौधरी साहब की सिफारिश से ही आया था। हालांकि वह इंसान ईमानदार और सीधा सादा था। उसे चौधरी की असली सच्चाई मालूम नहीं थी। वह तो चौधरी को आज तक एक नेक और भरोसेमंद आदमी ही समझता था। व्यापारी ने रोते रोते उसे सारी घटना सुनाई। पहले तो उसे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब व्यापारी ने कसम खाकर सब कुछ बताया तो उसका दिल पसीज गया। उसे व्यापारी पर बहुत तरस आया। उसने धीरे से कहा, साहब, आप ऐसा कीजिए, शहर के कोतवाल के पास जाइए। वह बड़े ईमानदार और सख्त उसूलों वाले आदमी हैं। अगर कोई आपका न्याय कर सकता है तो वही है। मैं भी आपके साथ चलता, मगर चौधरी साहब के बहुत एहसान है मुझ पर। उन्हीं की वजह से मुझे यह नौकरी मिली है। अगर उन्हें पता चला कि मैं आपके साथ गया हूं तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा। आप अकेले ही जाइए। व्यापारी ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। आपका मेरे साथ चलना उचित नहीं होगा। आप तो ऐसा दिखाइए कि मानो आपको मेरी परेशानी से कोई लेना देना ही नहीं। मेरा सहारा कोई और नहीं, केवल मेरा परमात्मा है। मैं अकेले ही इंसाफ की राह पर जाऊंगा। यह कहकर वह सीधा कोतवाल के दरबार पहुंचा और वहां अपना सारा हाल बयान कर दिया। कोतवाल ने पूरी बात ध्यान से सुनी। जब उसे पता चला कि व्यापारी के पास कोई गवाह नहीं है तो उसने अफसोस जताते हुए कहा, यह बहुत दुख की बात है। आपने बहुत बड़ी गलती की कि बिना किसी गवाह की मौजूदगी में इतनी कीमती अमानत किसी पर भी भरोसा करके दे दी। चाहे वह आदमी कितना ही धनवान या सम्मानित क्यों न हो, आखिर इंसान ही तो है। और याद रखिए, लालच वह बला है जो बड़े बड़े धर्मात्माओं को भी अंधा कर देती है। फिर कोतवाल ने गंभीर स्वर में पूछा, खैर, अब आप बताइए कि वह संदूक कैसा दिखता है? उसमें कितने हीरे जवाहरात थे? क्या उसमें कोई ऐसी खास निशानी है जो केवल आपको मालूम हो और चौधरी साहब को ना हो? कोई ऐसा सबूत जिससे साबित हो सके कि संदूक आपका ही है? यह सुनकर व्यापारी ने धीरे धीरे अपनी जेब में हाथ डाला। उसने चाबियों का एक गुच्छा निकाला और उसमें से एक चमकती हुई चांदी की चाबी आगे बढ़ाते हुए बोला, यह देखिए, उस संदूक की असली चाबी मेरे पास है। कोतवाल की आंखों में चमक आ गई। वाह, यह तो बड़ा पक्का सबूत है, वह बोला। नगर में कोतवाल की ईमानदारी और उसकी समझदारी की धाक पहले से ही थी। उसने तुरंत कहा, आप चिंता न कीजिए, न्याय अवश्य मिलेगा। जब चाबी आपके पास है तो यह सिद्ध करता है कि संदूक भी आपका ही है। फौरन ही चौधरी निरंजन को कोतवाल के दरबार में हाजिर होने का संदेश भेजा गया। चौधरी को यह विश्वास ही नहीं था कि व्यापारी इतनी दूर जाकर कोतवाल तक पहुंच जाएगा। चौधरी निरंजन और उनकी पत्नी को पूरा विश्वास था कि व्यापारी एक परदेसी है। कुछ दिन रो धोकर, लाचार और मजबूर होकर वह अपने नगर लौट जाएगा और संदूक हमेशा के लिए उनके कब्जे में रह जाएगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अब तो कोतवाल का बुलावा आ गया था। न जाते तो सिपाही पकड़कर घसीट लाते। मजबूरी में चौधरी को जाना ही पड़ा। वह पूरे ठाट बाट और रौब के साथ कोतवाली पहुंचे। दरबार में पहले से ही वह व्यापारी बैठा हुआ था। उसे देखते ही चौधरी के मन में हल्की सी दहशत जागी, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास और अकड़ का नकाब चढ़ा रहा। कोतवाल ने कठोर आवाज में कहा, चौधरी साहब, इस व्यापारी का कहना है कि उसने अपने हीरों से भरा संदूक आपके पास अमानत रखा था, फिर आपने उसे वापस क्यों नहीं किया? यह सुनते ही चौधरी ने हैरानी का अभिनय किया। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ खुले रह गए। फिर उसने गुस्से से भरी आवाज में कहा, साहब, किस संदूक की बात कर रहे हैं आप? कौन सा संदूक? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कोतवाल ने संयमित स्वर में कहा, देखिए चौधरी साहब, आवाज ऊंची करने से सच नहीं बदलता। मैंने जो सवाल किया है, ध्यान से सोचकर उसका जवाब दीजिए। अब चौधरी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने व्यापारी की ओर घूरा और फिर बोला, जी हुजूर, आप पूछिए। कोतवाल ने व्यापारी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं?
चौधरी बोला, जी हां, यह मेरे यहां मेहमान बनकर आए थे। मैंने इन्हें अपने अतिथि गृह में रुकवाया। अपनी हैसियत के मुताबिक इनकी भरपूर खातिरदारी की। इतना ही नहीं, नगर में इनका व्यापार जमाने के लिए मैंने बाजार में दुकान तक खुलवाई, और जब इन्होंने वापस जाने का निश्चय किया तो पूरे सम्मान के साथ इन्हें विदा भी किया। यही पूरी सच्चाई है। कोतवाल ने व्यापारी की ओर देखा और पूछा, क्या चौधरी साहब की बात सही है? व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी हुजूर, इतना तो सच है कि इन्होंने मेरी मदद की, मेरी बहुत खातिरदारी भी की, पर मैंने इन्हें केवल मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद नहीं दिया था। मैंने इन्हें अपना सबसे अनमोल खजाना, हीरों जवाहरातों से भरा संदूक अमानत के तौर पर सौंपा था, क्योंकि मुझे लगा कि इस नगर में इनसे बड़ा नेक दिल और ईमानदार कोई नहीं। मैंने साफ कहा था कि जब मैं अपने नगर लौटूंगा तो यही संदूक इनसे ले लूंगा। यह सुनकर चौधरी निरंजन का चेहरा तमतमा उठा। दांत पीसते हुए वह गरजा, हुजूर, यह सब झूठ है। यह आदमी बड़ा चालबाज है। मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। इसने मुझे कोई संदूक नहीं दिया। व्यापारी ने विनम्र परंतु भावुक स्वर में कहा, हुजूर, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। भगवान की कसम खाकर कहता हूं, यह बिल्कुल सच है। चौधरी निरंजन ने तीखी नजर डालते हुए कहा, हुजूर, अगर इसकी बात सच है तो इसके पास कोई और गवाह भी होना चाहिए। बताइए, इसके पास कौन सा गवाह है? चौधरी निरंजन अकड़ते हुए बोला, हुजूर, आप ही सोचिए, क्या यह बात तर्क में आती है कि कोई आदमी हीरे जवाहरातों से भरा संदूक लेकर ऐसे ही इधर उधर घूमता फिरे? मान लीजिए, अगर इन्होंने मुझे संदूक दिया भी होता तो क्या यह बिना किसी गवाह के ऐसा कर देते? भला 4 दिन की जान पहचान के बाद कौन इतना बड़ा भरोसा करेगा कि अपना अनमोल खजाना किसी और के हवाले कर दे? हीरे जवाहरात कोई गाजर मूली थोड़े ही हैं जो यूं ही किसी को थमा दिए जाएं। हुजूर, ये तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है, और मुझे तो लगता है कि यह आदमी मेरी सादगी और मेहमान नवाजी का फायदा उठाकर मुझसे कुछ हासिल करना चाहता है। कोतवाल ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोला, बात तो सच है कि यह मामला कठिन है। इस व्यापारी के पास कोई गवाह नहीं है। फिर उसने व्यापारी की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई निशानी है जिससे साबित हो सके कि संदूक सचमुच तुम्हारा ही है? कोई ऐसा राज जो केवल तुम्हें मालूम हो और चौधरी साहब को न हो? व्यापारी ने धीरे धीरे अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और उनमें से एक चमचमाती चांदी की चाबी दिखाकर बोला, हुजूर, यह देखिए, यह उस संदूक की चाबी है। यह चाबी मुझे उसी रईस ने दी थी जिसने संदूक मुझे सौंपा था। वह संदूक केवल इसी से खुल सकता है, किसी दूसरी चाबी से नहीं। और एक और खास बात है, संदूक के भीतर 2 परतें हैं। पहली परत को यदि मैं उंगली से दबाऊं तो वह खट की आवाज से खुल जाएगी। उसके भीतर एक छोटी सी मखमली डिबिया रखी है जिसमें एक अंगूठी है। वह अंगूठी उस रईस की खानदानी निशानी है। कोतवाल की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन यह सब तभी साबित होगा जब संदूक बरामद होगा। यह सुनते ही चौधरी निरंजन का चेहरा उतर गया। वह बनावटी हैरानी दिखाते हुए बोला, क्या अब आप मेरे घर की तलाशी लेंगे? और अचानक वह गुस्से में तमतमा उठा। अपनी जगह से खड़े होकर गरजा, आपकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर की तलाशी लें? कोतवाल ने अपनी रोबदार आवाज में उत्तर दिया, हां, क्यों नहीं। न्याय करना मेरा धर्म है और अपराधी को पकड़ना मेरा कर्तव्य। अगर इसके लिए मुझे आपके घर की तलाशी लेनी पड़े तो मैं जरूर लूंगा, और अगर आप निर्दोष हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन याद रखिए, अगर यह व्यापारी झूठ बोल रहा है तो इसे भी बख्शा नहीं जाएगा। इसे भी कड़ी सजा मिलेगी, परंतु सच्चाई सामने लाने के लिए आपके घर की तलाशी अनिवार्य है। चौधरी साहब ने बहाना बनाते हुए कहा, लेकिन हुजूर, जब कोई गवाह ही नहीं है तो आप। कोतवाल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और कहा, अब आप चुप रहिए। मुझे इस व्यापारी की सच्चाई पर पूरा भरोसा है। अगर यह धोखेबाज होता तो अपना इतना कीमती खजाना बिना किसी गवाह के आपके पास क्यों रखता? यह परदेसी है और इसकी सहायता करना हमारा फर्ज है। अगर हम इसके साथ अन्याय करेंगे तो नगर की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठेगा और बाहर के लोग यहां आने से डरेंगे। इसलिए तलाशी होगी और अभी होगी।
यही इस मामले का एकमात्र समाधान है। चौधरी निरंजन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया, मगर वह कर भी क्या सकता था। उसे इतना मौका तक नहीं मिल पाया कि अपनी पत्नी को खबर भिजवा सके कि संदूक घर से कहीं हटा दे। कोतवाल और उसके सिपाही मानो पहाड़ बनकर सिर पर सवार थे। घबराहट के मारे चौधरी के कदम लड़खड़ाने लगे। जब सभी लोग चौधरी साहब की हवेली तक पहुंचे तो चौधरी ने कांपती आवाज में कहा, मैं पहले अपनी पत्नी को कह देता हूं कि वह घूंघट कर ले। लेकिन कोतवाल भी उड़ती चिड़िया के पर गिनने वालों में से था। कोतवाल ने चौधरी निरंजन को हवेली में अकेले जाने की इजाजत नहीं दी। उसने तुरंत एक सिपाही को आदेश दिया कि अंदर जाकर औरतों को खबर कर दे, अगर चाहें तो घूंघट कर लें, क्योंकि अब घर की तलाशी होगी। यह सुनते ही हवेली में खलबली मच गई। चौधरी की पत्नी तो जैसे सुनकर पत्थर की मूर्ति बन गई। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल धक धक करने लगा। अब क्या होगा? संदूक को कहां छुपाऊं? किसे दूं? किसे सौंपूं? लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। बेचारी ने घबराकर संदूक को अपनी गहनों की अलमारी में छिपा दिया। उन्हें कभी सपने में भी अंदाजा नहीं था कि मामला यहां तक पहुंच जाएगा। उन्हें तो लगता था कि व्यापारी एक भोला भाला परदेसी है। सोचा था कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, और समय बीतते बीतते वह संदूक उनके कब्जे में ही रहेगा। 6 महीने बाद जब सब भूल जाएंगे, तब उन हीरे जवाहरातों को अपने गहनों में जड़वा लेंगी और शान से पूरे नगर में दिखाएंगी। फिर कौन पूछेगा कि यह हीरे मोती कहां से आए? उनके मन में यही योजना चल रही थी। हवेली की औरतें एक कमरे में इकट्ठी हो गईं, लेकिन तभी ऐलान हुआ, इस कमरे की भी तलाशी ली जाएगी। कोतवाल ने तुरंत एक सिपाही को दरवाजे पर खड़ा कर दिया ताकि कोई भी बाहर न जा सके। तलाशी शुरू हुई। हवेली का कोना कोना उलट पलट दिया गया। बिस्तरों से लेकर बक्सों तक सब टटोला गया। एक समय तो कोतवाल को भी संदेह होने लगा कि शायद व्यापारी का इल्जाम झूठा ही है। लेकिन कहते हैं, झूठ कितना भी चतुराई से बोला जाए, सच के सामने टिक नहीं पाता। तभी एक सिपाही ने कमरे की खिड़की पर यूं ही डंडा मार दिया। अंदर से ठनक की आवाज आई। उसने दोबारा डंडा मारा तो इस बार आवाज और भी गहरी आई। सिपाही ने पुकारा, हुजूर, लगता है इस खिड़की के पीछे कोई लोहे की अलमारी है। कोतवाल तुरंत आगे बढ़ा। उसने गौर से देखा और सचमुच वहां एक भारी भरकम अलमारी छिपी हुई थी, जिस पर बड़ा सा ताला जड़ा था। उसने आदेश दिया, चौधरी साहब, इसे खोलिए। चौधरी निरंजन का कलेजा धक से रह गया। उन्हें उम्मीद थी कि तलाशी लेने वाले लोग इस अलमारी को दीवार समझकर छोड़ देंगे, लेकिन बुरा हो उस सिपाही का जिसने सारा राज खोल दिया। हकलाते हुए बोले, हुजूर, इस अलमारी की चाबी मेरी पत्नी के पास है और वह मायके गई हुई है। कोतवाल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, कोई बात नहीं। जब घर की मालकिन नहीं है तो घर का मालिक तो है। लाओ भाई, इसका ताला यहीं तोड़ दो। हथौड़े की चोटें अलमारी पर गिर रही थीं, मगर हर वार सीधा चौधरी साहब के सीने पर पड़ रहा था। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ कांप रहे थे, और फिर धड़ाम, आखिरी चोट के साथ ताला टूटकर नीचे गिर गया। उसी पल चौधरी साहब भी धम्म से जमीन पर बैठ गए। कोतवाल ने हंसकर कहा, संभालिए चौधरी साहब, लगता है इस लोहे के ताले की चोट आपके दिल पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रही है। लालच ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। अलमारी का दरवाजा खुला और अंदर से वही खूबसूरत संदूक दिखाई दिया। व्यापारी चीख पड़ा, हुजूर, यही है मेरा संदूक और ये रही उसकी असली चाबी। आप खुद लगा कर देखिए। कोतवाल ने व्यापारी के हाथ से चमचमाती चाबी ली और ताले में डाली। खटाक, ढक्कन खुल गया। व्यापारी ने कांपते हाथों से कहा, मेरे पास कागज भी है हुजूर। उस कागज में हर एक हीरे जवाहरात का हिसाब लिखा है, आप गिनकर देख सकते हैं। कोतवाल ने दस्तावेज लेकर पढ़ना शुरू किया और एक एक हीरे मोती गिनने लगा। सब कुछ बिल्कुल सही निकला। फिर उसने कहा, अब वह निशानी भी दिखाओ। व्यापारी ने संदूक की निचली परत दबाई। खट, आवाज के साथ छिपा हुआ खाने से एक छोटी सी मखमली डिबिया बाहर आई। व्यापारी बोला, इसे खोलिए हुजूर, यही है असली सबूत। कोतवाल ने डिबिया खोली।
अंदर सोने की खूबसूरत अंगूठी रखी थी जिसमें चमचमाता हीरा जड़ा था। अब उसने चौधरी साहब की ओर देखा और ठंडी आवाज में पूछा, कहिए चौधरी साहब, अब क्या कहते हैं? चौधरी निरंजन का सिर झुक गया, टूटे हुए स्वर में बोला, अब क्या कहूं हुजूर, सारा सच आपके सामने है। यह संदूक सचमुच इस व्यापारी का है। मुझे मेरी पत्नी ने लालच दिलाया। अगर वह मुझे उकसाती नहीं तो शायद मैं इस पाप में न फंसता। मेरी इज्जत, मेरा नाम, सब कुछ डूब गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कांपते हाथ पांव देखकर व्यापारी का दिल पिघल गया। उसे याद आया कि यही चौधरी साहब पहले कितने मेहरबान थे। उन्होंने उसे ठहरने की जगह दी, भोजन कराया, बाजार में दुकान खुलवाई। व्यापारी बोला, नहीं चौधरी साहब, ऐसा मत कहिए। सुबह का भटका हुआ अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भटका नहीं कहते। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा संदूक मिल गया, यही मेरे लिए काफी है। उसने कोतवाल की ओर देखा और विनम्र स्वर में कहा, हुजूर, इस मामले को यहीं खत्म कर दीजिए। मैं इन्हें माफ करता हूं। मैं नहीं चाहता कि जिस शहर में यह कभी गर्व से सिर उठाकर चलते थे, वहां अब सिर झुकाकर चलें। यह कहकर व्यापारी ने अपना संदूक उठाया और अपने नगर की ओर रवाना हो गया। चौधरी साहब ने सच्चे मन से माफी मांगी और यह कसम खाई कि दोबारा कभी लालच उनके दिल में जगह नहीं पाएगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह इंसान को अंधा कर देता है और उसकी इज्जत, मान सम्मान सब कुछ छीन लेता है। वहीं ईमानदारी और धैर्य हमेशा इंसान की ढाल बनकर खड़ी रहती है। याद रखिए, धन दौलत खो जाए तो फिर भी पाया जा सकता है, लेकिन खोई हुई इज्जत वापस लाना आसान नहीं होता। इसलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना ही सच्ची जीत है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।